नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट बॉटनी। ये बीएससी थर्ड ईयर के लिए टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्ट एब्जॉर्प्शन। लवण अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने लवण से संबंधित कई प्रकार के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है एवं लवण अवशोषण की विभिन्न मैकेनिज्म को पढ़ा, जिसमें एक्टिव एब्जॉर्प्शन था और पैसिव एब्जॉर्प्शन था, निष्क्रिय लवण अवशोषण और सक्रिय लवण अवशोषण। आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे लवण अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात वे वातावरणीय अथवा जैविक कारक जो किसी न किसी रूप से लवण अवशोषण की क्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। तो कुल 6 प्रकार के कारक हैं जो कि लवण अवशोषण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पहला है टेम्परेचर या तापमान। दूसरा कारक है वो कहलाता है ऑक्सीजन। तो पहला कारक टेम्परेचर, दूसरा ऑक्सीजन। तीसरा होता है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। अगला लाइट, प्रकाश, पादप वृद्धि और विभिन्न आयनों के मध्य होने वाले इंटरेक्शन प्रक्रिया को। तो प्रारंभ करते हैं हम सबसे पहला कारक टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि लो टेम्परेचर है और दूसरा हाई टेम्परेचर है, दोनों ही टेम्परेचर पर एंजाइम के डीनेचर हो जाने के कारण कौन होता है, एंजाइम के डीनेचर हो जाने के कारण अवशोषण की क्रिया सीधे रूप से प्रभावित होती है, क्योंकि विभिन्न एंजाइम सक्रिय लवण अवशोषण के अंदर प्रयुक्त होता है। तो जब एंजाइम ही विकृत हो गए, उस कंडीशन में लवणों के अवशोषण की क्रिया सीधे से प्रभावित हो जाती है। हाई टेम्परेचर पर एंजाइम पूर्ण रूप से विकृत हो जाते हैं, जबकि लो टेम्परेचर पर एंजाइम की क्रियाविधि मंद हो जाती है। तो पहला टेम्परेचर जो इफेक्ट डाल रहा है वो किसके ऊपर डाल रहा है, एंजाइम की प्रकृति के ऊपर। दूसरा, क्योंकि जो आयन अवशोषित होने वाले हैं वो आयन लगातार भ्रमण करते रहते हैं और भ्रमण करने के कारण ही अथवा विनिमय के दौरान एक दूसरे का विनिमय इसी वजह से होता है, तो गति करते रहते हैं। इस गतिमान के लिए इसकी जो एनर्जी या जो प्रॉपर्टीज प्रयुक्त होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। टेम्परेचर में परिवर्तन होने से गतिज ऊर्जा प्रभावित होती है। एक निश्चित समय मान तक यदि तापमान में वृद्धि होती है, उस स्थिति में उसकी गतिज ऊर्जा, अणुओं की आयनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अवशोषण अधिक होता है, और लो टेम्परेचर पर गतिज ऊर्जा कम होने के कारण या गतिज ऊर्जा का मान कम होने के कारण आयनों का, लवणों का अवशोषण कम होता है। तो टेम्परेचर अवशोषण को किस प्रकार से प्रभावित होता है, एक तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के द्वारा या उसके मान को प्रभावित करके, और दूसरा एंजाइम की प्रकृति को चेंज करके या एंजाइम की मैकेनिज्म को प्रभावित करते हुए लवण अवशोषण को प्रभावित करता है। टेम्परेचर से संबंधित पोटेशियम आयन के संदर्भ में हम इसको आसानी से देख सकते हैं। जो पहला ग्राफ ए प्रदर्शित है, इसके अंतर्गत टेम्परेचर और आयन के अपटेक के मध्य संबंध स्थापित किया गया। क्या किया गया है कि ये टेम्परेचर मान लेते हैं 5 डिग्री है, फिर 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। यदि 30 मिनट तक टेम्परेचर के मान को लगातार हम बढ़ाते रहे, कितने तक, 30 मिनट तक, उस स्थिति में जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लवण आयन, पोटेशियम आयन का अवशोषण बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे 40 डिग्री के बाद में हम टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो अवशोषण कम हो जाता है। लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ाने की प्रक्रिया को यदि हम 2 घंटे के लिए जारी रखें, कंटिन्यू 2 घंटे तक उसमें धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो पोटेशियम आयन का अवशोषण
40 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाधिक होता है। उसके बाद में और टेम्परेचर बढ़ने पर अचानक पोटेशियम आयन का अवशोषण कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित समय तक लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान यदि बढ़ता है तो पोटेशियम आयन का अवशोषण अधिक होता है। उसके बाद में और टेम्परेचर बढ़ाने पर पोटेशियम आयन का अवशोषण कम हो जाता है। क्यों होता है? काइनेटिक एनर्जी का मान ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एंजाइम डीनेचर हो जाने के कारण अवशोषण क्रिया प्रभावित हो जाती है। दूसरा जो संबंध दिया गया वो समय और अवशोषण के संदर्भ में दिया गया। समय हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर कितना फिक्स है? 2 डिग्री। कितना है? 2 डिग्री। और दूसरा किसके? 20 डिग्री पर। यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी पादप की मूल रूप से जौ की मूल को यदि हम लवणीय विलयन के अंदर रखें, टेम्परेचर कितना? 20 डिग्री। तो यदि हम उसको 1 घंटे तक रखते हैं तो लवण का अवशोषण, पोटेशियम आयन का अवशोषण थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हम 2 घंटे तक रखते हैं तो और ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम उसको समय को बढ़ाते जाएंगे, 5 घंटे 6 घंटे तक रखा, पोटेशियम आयन का अवशोषण सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 डिग्री। और उन्हीं मूल को यदि हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तापमान फिक्स है, पर हम उसी प्रयोग को पुनः दोहराते हैं तो पोटेशियम आयन का अवशोषण थोड़ा सा कम होता है। ये ग्राफ बता रहा है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, जबकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। तो इन दोनों ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किसी पादप की मूल को यदि निश्चित समय के लिए रखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एक निश्चित टेम्परेचर की मान तक लवण का अवशोषण अधिक होता है या पोटेशियम आयन का अवशोषण अधिक होता है। और निश्चित ताप पर रखा जाए तो एक निश्चित समय तक आयन का अवशोषण लगातार होता रहता है। ये जो ग्राफ बताया वो कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ताप परिवर्तन नहीं होता है, तो लवण का अवशोषण अधिक होगा। दूसरा जो कारक काम आता है वो आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोनों ही प्रकार से, इसकी लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन, कम सांद्रता और उच्च सांद्रता, दोनों ही सांद्रता लवण अवशोषण को सीधा सा प्रभावित करता है। ऑक्सीजन किसको प्रभावित करता है? ऑक्सीजन प्रभावित करता है रेस्पिरेशन को, क्योंकि श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है, इसलिए लवण श्वसन प्रभावित होता है। और लवण श्वसन प्रभावित होने के कारण लवणों का अवशोषण भी प्रभावित होता है। तीसरा जो कारक आता है वो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। मृदीय विलयन में लगातार जल के अपघटित होने से अथवा कार्बनिक अम्ल के अपघटित होने से प्रोटॉन की मात्रा बढ़ती रहती है या फिर OH की मात्रा बढ़ती रहती है। जब मृदा विलयन के अंदर प्रोटॉन की सांद्रता बढ़ती है तो वो विलयन एसिडिक हो जाता है, और जब प्रोटॉन की सांद्रता घट जाती है तो वो हो जाता है बेसिडिक या क्षारीय माध्यम की। फॉस्फेट अथवा फास्फोरस का अवशोषण अम्लीय मृदा में एक संयोजी आयन के रूप में होता है, एकल संयोजी है। लेकिन जैसे जैसे उस विलयन की क्षारीयता में वृद्धि होना प्रारंभ होती है, वैसे वैसे वो एकल संयोजी से द्विसंयोजी अथवा त्रिसंयोजी फॉस्फेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पादप द्वि और त्रिसंयोजी फॉस्फेट की अपेक्षा एकल संयोजी फॉस्फेट का अवशोषण इजी वे से करता है, अधिक होता है। और मृदा कैसी होगी? क्षारीय मृदा होगी। उस स्थिति में फॉस्फेट किस रूप में है? द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी। फलस्वरूप पादप इनका अवशोषण नहीं कर पाता है। तो क्षारीय मृदा में द्वि और त्रिसंयोजी फॉस्फोरस होने के कारण पादपों में फॉस्फोरस का अवशोषण नहीं हो पाता, फलस्वरूप पादपों में फॉस्फोरस की कमी हो जाती है। तो फॉस्फोरस जो फॉस्फेट के रूप में अवशोषित होता है, सीधा सा क्षारीय और अम्लीय या क्षारीयता और अम्लीयता से प्रभावित होता है। और क्षारीयता अम्लीयता को प्रभावित करने का कार्य कौन करता है? हाइड्रोजन आयन। और यही उत्पन्न होकर के या फिर वापस संयुक्त होकर के पीएच को मेंटेन करता है। चौथा जो कारक आता है उसका नाम है प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और सिंथेसिस प्रक्रिया ज़्यादा होगी तो लवणों का कंज्यूम अधिक होगा। इसका मतलब अधिक प्रकाश होगा
तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी, फलस्वरूप लवणों का उपभोग बढ़ने के कारण लवणों का अवशोषण अधिक होगा। और सेकेंड, प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुले होंगे, उस स्थिति में वाष्पो उत्सर्जन होना प्रारंभ हो जाएगा, वेपोराइजेशन होगा। और वेपोराइजेशन अधिक होने पर या ट्रांसपीरेशन अधिक होने के कारण पादपों में वाष्पो उत्सर्जन आकर्षण बल के कारण एक खींचाव बल उत्पन्न होता है। इसके कारण जल के साथ साथ में लवणों का भी अधिक मात्रा में अवशोषण होता है। वाष्पो उत्सर्जन और फोटोसिंथेसिस, ये दोनों क्रिया डायरेक्ट रूप से प्रकाश से प्रभावित होती है। इसका मतलब प्रकाश भी पादपों में लवण अवशोषण को प्रभावित करता है। जब प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है या कम अवधि की मिलता है तो ये दोनों क्रिया वाष्पो उत्सर्जन और फोटोसिंथेसिस प्रभावित होने के कारण लवणों का अवशोषण कम होता है। अगला जो कारक है वो है ग्रोथ, वृद्धि। पादपों में दो प्रकार की वृद्धि होती है, कायिक वृद्धि होती है और जनन वृद्धि होती है। जनन वृद्धि के अंतर्गत लवणों का उपभोग कम होता है, लेकिन फल का निर्माण होने के बाद संग्रहण अधिक हो जाता है, इसलिए उपभोग बढ़ जाता है। लेकिन कायिक वृद्धि में पादप के सभी भागों का समान रूप से ग्रोथ होती है। पर्ण की पष्टि क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, उसके आकार में वृद्धि होती है, प्लांट की ग्रोथ में वृद्धि होती है। फलस्वरूप इस स्थिति में लवणों का उपभोग सबसे अधिक होता है और लवण अधिक अवशोषित होते हैं। तो पहली कंडीशन कौन सी होगी? ग्रोथ। जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उस कंडीशन में लवणों का अवशोषण बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही कोई भाग प्रौढ़ हो गया है, पुराना भाग है, पर्ण क्षेत्र है, तना है, उस पर्णित क्षेत्र पर अपारगम्य पदार्थों का डिपोजिशन हो जाने के कारण, कौन सा? अपारगम्य पदार्थों का डिपोजिशन होने का उस पर्ण क्षेत्र से लवणों का अवशोषण नहीं होता। कभी कभी मृदा में लवण कम हो जाने के कारण हम उसको विलयन रूप में पादप पर छिड़कते हैं। उस छिड़के हुए लवणों का अवशोषण कैसे होता है? पर्ण के रंध्र द्वारा। क्योंकि पर्ण के अधिचरण पर और रंध्र पर अपारगम्य पदार्थों का जमाव हो जाने के कारण, एकत्रीकरण हो जाने के कारण उस क्षेत्र से कभी भी लवणों का अवशोषण नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रौढ़ भाग में, पुराने भाग में क्योंकि ग्रोथ कम हो जाती है और दूसरा अपारगम्य पदार्थों का एकत्रीकरण हो जाता है, इसीलिए इस स्थिति में लवणों का अवशोषण कम होता है, लवणों का अवशोषण प्रभावित होता है। जो अंतिम कारक है वो लवण अवशोषण को प्रभावित करता है, वो है इंटरेक्शन, या हम उसको नाम देते हैं पारस्परिक क्रिया। पारस्परिक क्रिया किसके संदर्भ में? जैसे कैल्शियम के हैं, पोटेशियम के हैं, सीजियम के हैं, इत्यादि प्रकार के, रुबिडियम का है, सोडियम का है। अब ये कहते क्या है? हमें ये पता है कि सक्रिय आयन अवशोषण के अंदर एक मैकेनिज्म आई थी जिसको नाम देते थे वाहक परिकल्पना। उस परिकल्पना के अनुसार क्या है कि प्लाज्मा कला के अंतर्गत, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ विशेष मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो आयन को ग्रहण करके उसकी दूसरी सतह पर ट्रांसफर कर देते हैं। वो क्या कहलाते थे? कैरियर कहलाते थे, वाहक कहलाते थे। अब एक वाहक से मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इस वाहक से पोटेशियम आयन जुड़ता है, तो क्या संभव है कि उसके साथ में कैल्शियम भी जुड़ सकता है, उसके साथ में सीजियम भी जुड़ सकता है, उसके साथ में सोडियम भी जुड़ सकता है। जुड़ सकता है, क्यों नहीं जुड़ सकता है इसके साथ में? तो ये दोनों आयन इस वाहक से जुड़ने के लिए कंपटीशन करते हैं। फलस्वरूप किसी एक आयन का इसके साथ में संयोजन अधिक होगा, दूसरे का कम होगा। जिसका संयोजन ज़्यादा होगा वो और अधिक अवशोषित होंगे और जिसका संयोजन कम होगा वो कम अवशोषित होगा। मान लेते हैं पोटेशियम की उपस्थिति में सोडियम का इस वाहक के साथ में संयोजन कम होता है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं हो पाता, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स नहीं बनने के कारण सोडियम आयन कम अवशोषित होगा। किसके बजाय? पोटेशियम ने। तो पोटेशियम ने किसको प्रभावित किया? सोडियम के अवशोषण को प्रभावित किया। लेकिन जबकि मृदा के अंदर सोडियम की सांद्रता सामान्य से अधिक है, तो ये क्या हुआ? इन दोनों के बीच में पाई जाने वाली इंटरेक्शन थी और इसी इंटरेक्शन के कारण एक आयन दूसरे आयन के अवशोषण को सीधा सा प्रभावित करता है। छोटा सा एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझाया हुआ है। क्या समझाया हुआ है कि जैसे जैसे वातावरण के अंतर्गत
मृदा में कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ती है, तो ये कैल्शियम आयन ब्रोमीन और पोटेशियम दोनों के साथ में कंपटीशन करता है। किससे जुड़ने के लिए? वाहक से जुड़ने के लिए, जिसके कारण कैल्शियम की प्रेजेंस में ब्रोमीन और पोटेशियम दोनों ही आयन का अवशोषण कम होता है। पोटेशियम आयन कैल्शियम की उपस्थिति में ज़्यादा प्रभावित होता है, इसलिए कैल्शियम की सांद्रता बढ़ने पर पोटेशियम बहुत तीव्र गति से इसका अवशोषण कम हो जाता है, लेकिन उसकी तुलना में ब्रोमीन कम प्रभावित होता है, लेकिन प्रभावित जरूर होता है। इस स्टेज तक इनका अवशोषण अधिक होता था, लेकिन कैल्शियम की सांद्रता बढ़ने पर ये दोनों ही कम अवशोषित होना प्रारंभ हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न आयन एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया करने के कारण अवशोषण की क्रिया को प्रभावित करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्ट एब्जॉर्प्शन अथवा लवण अवशोषण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक। कितने कारक हुए? 6 कारक पढ़े। टेम्परेचर पढ़ा हमने पढ़ा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पढ़ी, लाइट का प्रभाव पड़ा, ग्रोथ का प्रभाव पड़ा, और तत्वों या आयनों के मध्य होने वाले विभिन्न प्रकार की इंटरेक्शन क्रिया जो सीधे रूप से अवशोषण क्रिया को प्रभावित करता है। थैंक यू।